नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं हर्षिता सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के बड़े आइडियाज, मुद्दे और साथ ही कुछ ट्रेंड्स की। छोटे कारोबारी अपने बिजनेस में आने वाले चैलेंजेस से इतने परेशान नहीं होते जितना उन्हें जीएसटी कंप्लायंस ने परेशान किया हुआ है। 2017 में जीएसटी लागू होने के बावजूद आज भी 2024 तक कई कारोबारी अपने टैक्सेशन का हिसाब किताब करते हुए अटक जाते हैं। मार्केट में जीएसटी कंप्लायंस सॉल्यूशंस देने वाली कई बिजनेसेस उभर कर आए हैं, लेकिन मुंबई का एक स्टार्टअप है कैप्टन बिज, जो दे रहा है कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन। मकसद सिर्फ जीएसटी फाइलिंग ही नहीं, बल्कि छोटे कारोबारियों को डिजिटली savvy बनाकर फाइनेंशियली सक्षम बनाने का है। तेजी से बढ़ती देश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमईज का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये सेक्टर देश की जीडीपी में लगभग 30% और एक्सपोर्ट में 48% कंट्रीब्यूट करता है। छोटे कारोबारियों के लिए बिजनेस करना जितना आसान बनाया जाएगा, विकास का इंजन उतना ही तेजी से दौड़ेगा। विकास के लिए डिजिटाइजेशन जरूरी है, लेकिन इसका अडॉप्शन इतना आसान नहीं है। 2017 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी लागू होने के बाद इसके क्लिष्ट नियम और कैलकुलेशंस ने एमएसएमईज को काफी परेशान कर दिया था। इसी परेशानी में बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हुए एमएसएमईज के लिए फिनटेक सैस वेंचर कैप्टन बिज की शुरुआत हुई। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर है। कम कॉस्ट में इन्वेंट्री कंट्रोल करते हुए कैप्टन बिज से बिजनेस ग्रोथ हासिल करना स्मूथ हुआ है। तो ये जो तकलीफ है एक्चुअली शुरू हुई थी 2017 में, पर ये अभी भी कोई रिजॉल्व नहीं कर पाया है। अभी भी डिजिटाइजेशन जो एट ग्रास रूट लेवल जो बोलते हैं वो अभी तक नहीं हो पाया है, और इसमें एक्चुअली काफ़ी आगे काम करने की ज़रूरत है। हम इसी पे काम कर रहे हैं कि हम कैसे ग्रास रूट लेवल जो है, और जहाँ पे सबसे छोटे बिजनेसेस से लेके सबसे बड़े बिजनेसेस, उनको हम कैसे डिजिटाइज कर सकते हैं, उनको हम कैसे सही से रेगुलेटरी जो उनके रिक्वायरमेंट्स है वो हम उनको बता सकते हैं कि वो कैसे वो अपने टैक्स फाइलिंग ढंग से कर सकते हैं, और अगर वो ये सब पेपर वर्क ढंग से अगर डिजिटाइजेशन करेंगे तो उनको वो कैसे फिर उन पर लोन ले सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं जो हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कैप्टन बीज के सॉफ्टवेयर में बिजनेस ओनर्स को बिलिंग, बिजनेस अकाउंटिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट जैसी सुविधाएं एक क्लिक पर करना मुमकिन हुआ है। इसे इस्तेमाल में आसान बनाने पर कंपनी ने खास फोकस बनाया है, जैसे व्हाट्सएप या ईमेल से इनवॉइसेस को भेजना, रियल टाइम में इन्वेंट्री ट्रैक करना, पेंडिंग पेमेंट्स को ट्रैक करना, टैली के साथ सेल्स रिपोर्ट्स हो या मंथली टैक्स फाइलिंग के जीएसटी रिपोर्ट्स। मुश्किल लगने वाले या मैन्युअली करते समय गलतियां होने की संभावनाओं वाले सारे काम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अब आसान हो चुके हैं। जीएसटी और नॉन जीएसटी कंपनीज के लिए कैप्टन बीज का ये सोल्यूशन अफोर्डेबल और यूजर फ्रेंडली है। हम एमएसएन को बोलते हैं कि आप पहले अपना परचेज इन्वेंट्री आपका परचेज इनवॉइसेस है वो आप ढंग से मैनेज करिए, आप अपना स्टॉक इन स्टॉक आउट मैनेज करिए, आप अपने इन्वेंट्री का ध्यान रखिए डिजिटली, एंड एक बार आपका इन्वेंट्री ढंग से हो गया उसके बाद आप इनवॉइसेस रेज कर सकते हैं अपने कस्टमर्स पर, और जो भी आपके कस्टमर्स हैं उन सब के लिए आप ऑब्वियसली अपना रिकॉर्ड मैनेज कर सकते हैं कि कितने हमारे कौन से हमारे कस्टमर्स हैं, उन्होंने कितना हमारे साथ बिजनेस किया है, कितना उनके पास उनको पैसे लेने हैं, कौन हमारे सप्लायर्स हैं, किसको हमको कितने पैसे देने हैं, और अल्टीमेटली मेरा मार्जिन क्या है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। सो ये जितना भी पूरा जो बिजनेस साइकिल है, ये पूरा बिजनेस साइकिल हम मैनेज करते हैं, परचेज से लेके सेल्स इनवॉइस से लेके पेमेंट तक, और अपने जितने भी उनके कस्टमर्स हैं, उनके जो क्लाइंट्स हैं, उनके रिकॉर्ड कीपिंग तक, ये पूरा बिजनेस साइकिल हम मैनेज कर रहे हैं। बिजनेस मैनेजमेंट के डिजिटल सॉल्यूशंस की मार्केट में कमी नहीं है, लेकिन कहां से शुरू करें, या कोई ऐसा आसान ऑप्शन मौजूद है या नहीं, अपने बिजनेस के लिए कौन सा सॉल्यूशन सही हो सकता है, इन बेसिक सवालों पर ही आज भी एमएसएमईज अटका हुआ है। जब हम उनको आसान बना देते हैं उनको कैसे करना है, जब हम उनको हर स्टेप ढंग से समझाते हैं कि आपको कैसे अपना इनवॉइस बनाना है, कैसे इन्वेंट्री मैनेज करना है, हम आपका जो पेपर और पेन का जो ऑफलाइन एक्सपीरियंस है वही हम डिजिटल में रेप्लिकेट करेंगे आपके लिए। जब हम ये सब चीज़ें उनको समझाते हैं, जब हम उनको एक्चुअली करके दिखाते हैं,
तब वो जाके कन्विंस होते हैं। और उसके बाद भी हमारी जो कस्टमर सपोर्ट टीम है, जैसे मैंने आपको बताया, वो 8 से 9 अलग अलग देश की भाषाएं बोल सकते हैं। तो हम जितना भी उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो सब उनके लोकल भाषा में प्रोवाइड करते हैं। इस इंडस्ट्री में, लाइक आई सेड, सबसे बड़ा इशू ये है कि एमएसएमई को ये नहीं पता है कि उनको कैसे प्रोडक्ट यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, शुरुआत कैसे करनी है। और हम ये पूरा जो प्रोसेस है ये उनके लिए हम बहुत आसान बना देते हैं और उनकी जो लोकल भाषा है उसमें आसान बनाते हैं। कंपनी की शानदार कस्टमर सर्विस के चलते बिजनेस चाहे छोटे हो या बड़े, B2B हो या B2C, हर तरह के कारोबारी डिजिटल सॉल्यूशंस के लिए कैप्टन पीस अब पहली पसंद बन चुका है। खासकर GSTN का अप्रूवल होने से GSTN MSMEs यहाँ आते हैं। कैप्टन यूज जो सॉफ्टवेयर, इसे यूज करने से पहले मैं MS Excel यूज करता था। MS Excel में बहुत सारे स्प्रेडशीट यूज करता था, उसे मेंटेन करता था। पर दिक्कत ये होती थी कि उसमें मैं रिपोर्ट्स नहीं बना सकता था। मुझे पता नहीं चलता था कि यार मैंने परचेस कितना किया है, सेल्स कितना किया है। और जब भी मुझे वो CEO को भेजना होता था, तो CEO को GST R1 का रिपोर्ट चाहिए, उसको टैली और JSN में चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं उसमें नहीं कर पाता था, इसलिए मैंने सोचा कि कोई और सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए। 2016 में कंपनी की नींव रखने के बाद आज कैप्टन बीज अपनी पहुंच मेट्रो शहरों के अलावा छोटे शहरों में बनाते हुए अब लगभग 2000 पिन कोड तक पहुंचा है। पिछले साल से कंपनी ने 1200 गुना ग्रोथ हासिल की है। ग्रोथ की इस रफ्तार को कायम रखने के लिए फोकस अग्रेसिव मार्केट बिल्डिंग पर होगा। फिलहाल देश में करीब 6.5 करोड़ MSMEs है और इसमें सिर्फ 12% MSMEs डिजिटाइजेशन की राह पर निकल पड़े हैं, यानी 88% मार्केट अभी भी अनटच्ड है। इसमें बिजनेस स्केल का मौका है। साथ ही GST के लिए 5 करोड़ टर्नओवर की सीमा कम होने पर स्मॉल और माइक्रो बिजनेस के लिए डिजिटाइजेशन अनिवार्य होगा, जिससे मार्केट साइज और बढ़ेगी और साथ ही बिजनेस के मौके भी। कल्पिता पारकर, मुंबई। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे भारत में एक उभरते इन्वेस्टमेंट ट्रेंड का, कॉर्पोरेट वेंचर कैपिटल। क्या है इसकी बारीकियां, ये हमें बताएंगे 100x VC के यज्ञेश संगराज का। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। पिछले कुछ सालों से भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पहले यहां बड़े पैमाने पर भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश आता था टाइगर ग्लोबल, सॉफ्टबैंक जैसे दिग्गज विदेशी निवेशकों की तरफ से। आज इनके साथ भारतीय वेंचर फंड्स की भागीदारी काफी बढ़ गई है। यही नहीं, देश के बड़े कॉर्पोरेट्स भी आजकल स्टार्टअप्स में निवेश करते दिखाई दे रहे हैं। इसमें सबसे प्रमुख नाम तो संजीव भीखचंदानी की इन्फो एज का है। इन्फो एज ही नहीं, लेकिन आजकल पिडिलाइट वेंचर्स, JSW वेंचर्स, परसिस्टेंट जैसी कंपनियां भी बड़े पैमाने पर स्टार्टअप्स में पैसा लगा रही हैं। तो ये ट्रेंड भारत में बिल्ड हो रहे इनोवेटिव स्टार्टअप्स के लिए क्या मायने रखता है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं 100x VC के यज्ञेश संगराज का। यज्ञेश जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हमने टर्न ऑफ इवेंट्स देखा है कि पहले भारतीय वेंचर फंड्स का आगमन हुआ और उसके बाद हमने देखा है कि जहां पर पहले ज़्यादातर ये भारतीय फंड्स विदेशी LP से पैसा रेस करते थे, भारतीय डोमेस्टिक कैपिटल का पार्टिसिपेशन बढ़ा है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि बड़े कॉर्पोरेट्स जो भारत में अच्छे खासे बिजनेसेस एस्टैब्लिश कर चुके हैं, वो भी अपने अपने अलग अलग वेंचर इन्वेस्टमेंट्स करने लगे हैं। तो ये एवोल्यूशन किस तरह से उभर कर आ रहा है और ये कितना अहम है भारतीय इकोसिस्टम के लिए? अर्चना जी, थैंक्स। पहले तो CNBC आवाज में मुझे बुलाने के लिए। ये एक बहुत ही उभरती हुई ट्रेंड है इंडिया में, जैसा आपने अभी कहा। नॉट जस्ट ट्रेडिशनल VCs बट कॉर्पोरेट VCs भी इसमें आ रहे हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे बड़े कॉर्पोरेट्स जो आप देखते हैं, लिस्टेड कंपनीज इंक्लूडिंग, ये लोग अभी इतने बड़े हो गए हैं कि इनको फॉर नेक्स्ट वेव ऑफ इनोवेशन स्टार्टअप्स के ऊपर अब उनका फोकस आ गया है कि स्टार्टअप्स इंडियन इकोसिस्टम में इतना बड़ा है लास्ट कुछ सालों में। जैसे हम देख रहे थे, एक वेव आई पहले जहाँ पे फंडिंग हुई, ट्रेडिशनल VCs लोगों ने पैसा डाला, पर अब आ रहा है कि ये सेकंड वाला जो फेज है, इसमें कॉर्पोरेट वाले भी जुड़ गए हैं। उनके पास बैलेंस शीट्स में कैश काफ़ी है, तो दे आर लुकिंग फॉर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स। ये लोग अपना
धंधे से कनेक्टेड स्टार्टअप्स देख रहे हैं जो इनका धंधा और ऑगमेंट करे, बढ़ाएं बाय वे ऑफ इनोवेशन, लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यू बिजनेस मॉडल्स आ रहे हैं। तो कॉर्पोरेट्स जो जो काफी निम्बल नहीं होते, काफी बड़ी उनकी सेटअप होती है, दे आर लुकिंग फॉर पार्टनरिंग विद स्टार्टअप्स। उनको पार्टनर्स करना है स्टार्टअप्स के साथ। तो दो तरीके हैं, एक तो ऑब्वियसली बिजनेस कोलैबोरेशन और दूसरा है इन्वेस्टिंग। सो कॉर्पोरेट्स जैसे पिडिलाइट वेंचर्स हो गया, जिनके साथ हम अभी 3 साल से काम कर रहे हैं, जी हाँ। इन्होंने अपने बैलेंस शीट में से कुछ पैसा अलग रखा और दे वांट टू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स। अब इन्होंने ऑलरेडी हमारे थ्रू इनसेल्फ 5-6 इन्वेस्टमेंट्स करे हैं। सो दिस इज द पार्टनरशिप दैट ऑल कॉर्पोरेट्स आर नाउ लुकिंग। और मोर कॉर्पोरेट, जैसा आपने बताया, आज आ रहे हैं फोर्ट में, इवन मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं। पैनासोनिक आ गया है अब इंडिया में, इन्होंने अपने इनोवेशन प्रोग्राम्स चालू कर दी हैं, कॉर्पोरेट सीवीसी भी चालू कर दिया है। पॉइंट टेकन यज्ञेश। और ऑफ कोर्स पिडिलाइट के साथ 100x का मिलना उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी, और ऑफ कोर्स आप उनको एक पाइपलाइन भी देते हैं कि कहां पर क्वालिटी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन ये जब कॉर्पोरेट्स भारतीय स्टार्टअप्स को बैक कर रहे हैं, क्या अपने बिजनेस में जो इनोवेशन की कमियां हैं उसे भरने के लिए हो रहा है, या फिर एक्स्ट्रा कैश है जैसे आपने कहा तो उसको कहीं ना कहीं लगा दिया जाए, वहां पर भी अच्छा रिटर्न मिलेगा, उस लिहाज से हो रहा है? हर्षरा जी, मोस्टली ये हो रहा है, उनको अपना स्ट्रेटेजिक इंटेंट ये है कि उनका ऑलरेडी एक लेवल ऑफ इनोवेशन हो चुका है। काफी मॉडल्स में लिगेसी सिस्टम्स हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स सेट है। तो नया कुछ डिस्ट्रप्शन अगर हो रहा है इंडस्ट्री में, तो उनके लिए उसमें पार्टिसिपेट करने का ये एक तरीका है। सो इट इज नॉट जस्ट कि कैश पड़ा है तो चलो कहीं भी डाल दो। वो तो खैर काफी आपने देखा होगा, कॉर्पोरेट्स के काफी फैमिली ऑफिसेज हैं जो पैसा लगा रहे हैं प्रमोटर्स का। वो जरिया हो गया फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग का। जबकि ये है स्ट्रेटेजिक, मतलब कंपनी अगर पिडिलाइट देख रही है कि भाई कंस्ट्रक्शन में कोई नया इनोवेटिव मॉडल आया, होम रिनोवेशन में कोई नया मॉडल आया, कोई नए स्टार्टअप्स कुछ बहुत ड्रास्टिक बिल्ड कर रहे हैं, डिस्ट्रप्टिव बिल्ड कर रहे हैं, तो उसमें इन्वेस्ट किया जाए, तो एज एन इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली वो पार्टनरशिप कोलैबोरेशन भी हो गया। दी स्टार्टअप्स को पिडिलाइट का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जो कि सबको पता है काफी बड़ा है, उसको एक्सेस मिलता है। सो ये रीजन है, नॉट जस्ट लैक ऑफ इनोवेशन बट ऑल्सो नया टेक्नोलॉजी स्टैक, नए बिजनेस मॉडल्स, और डिसरप्शन इज जनरली कॉज्ड बाय स्टार्टअप्स। तो दोनों एक कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट जुड़ जाते हैं स्टार्टअप्स और कॉर्पोरेट जब मिलते हैं। यज्ञेश, ये भारत में भले ही थोड़ा सा एक रीसेंट या नेसेंट स्टेज में कॉन्सेप्ट हो, लेकिन विदेश में स्पेशली इन द अमेरिकाज ये काफी सक्सेसफुल रहा है, एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इन्वेस्टर्स क्वालकॉम वेंचर्स रहा। वहां पर ऑफ कोर्स वो इनोवेशन दोनों साथ में होते हैं, और कई मर्तबा ऐसे भी होता है कि अगर आपने किसी एज ए सीवीसी इन्वेस्ट किया, इवेंचुअली वो कंपनी आप में अब्जॉर्ब भी हो जाती है। क्या वो एक प्रोग्रेसिव साइकिल भी है जो भारत में अब आगे चलकर उभर कर आएगी? बिल्कुल आ सकता है, वो एक वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज हैं हर्षिरा जी। बिकॉज जैसे क्वालकॉम हो गया, ग्लोबली मैस्को वेंचर्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वेंचर्स है, इंटेल कैपिटल है, इन्होंने शुरुआत में मीनिंगफुल स्टेक्स लिए स्टार्टअप्स में। बट अभी काफी लोग, इवन इंडियन स्टार्टअप्स इंक्लूडिंग पिडिलाइट वेंचर्स हो गया या जेएसडब्ल्यू वेंचर्स, ये लोग मिनॉरिटी स्टेक्स भी ले रहे हैं। बिकॉज फाउंडर्स शुरू में नहीं चाहते कि उनका स्टेक ज्यादा डाइल्यूट हो इन्वेस्टमेंट के साथ। तो ये हो गया कि भाई चलो थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दिया, माइनॉरिटी साथ में काम किया, अगर कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट है, बिजनेस मॉडल वर्कआउट हो रहा है साथ में, दोनों के लिए फायदा है। तो आगे जाके फाउंडर्स का कॉल है कि आगे पैसा सीवीसी से लिया जाए या कोई ट्रेडिशनल वीसी से लिया जाए। तो ये टिपिकली ऑप्शन फाउंडर्स के पास रहता है। और जब दोनों पार्टी साथ में काम करती हैं, तो यस डेफिनेटली ये रिजल्ट हो सकता है कि और मोर मीनिंगफुल स्टेक लेना हो कॉर्पोरेट को, तो फाउंडर्स के लिए भी अच्छा है, बिजनेस के लिए भी अच्छा है, उनके कस्टमर्स के लिए भी अच्छा है। तो आई थिंक इट्स अ विन विन। किस तरह से मॉडल आगे आएगा वो तो खैर देखेंगे हम, बट काफी इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स तो जरूर हो रहे हैं कॉर्पोरेट के। अब ये आगे जाके जस्ट फाइनेंशियली रह जाएंगे या स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन में कन्वर्ट होते हैं, या आगे जाके देखना होता है कि कैसी जर्नी रहती है स्टार्टअप की और उनके पार्टनरशिप की विद द कॉर्पोरेट्स। आप लोगों का एक्सपीरियंस 100x में कैसा रहा है, कंसीडरिंग यू हैव अलाइंड विद पिडिलाइट, और यहाँ पर एक फाउंडर के पर्सपेक्टिव से एक कंपनी की मंजी हुई डिस्ट्रीब्यूटिंग नेटवर्क को एक्सेस मिलना इज अ गुड थिंग, लेकिन उनको क्या जहन में रखना पड़ता है जब इस तरह के पैसे को वो एक्सेप्ट करते हैं?
तो या बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोगों ने कम से कम, आप समझिए, इन लास्ट 3 साल में 200-250 स्टार्टअप्स लोगों को इंट्रोड्यूस किया होगा पिडलेट्स में। हम लोग खुद अपना इन्वेस्टिंग करते हैं। आपको पता है 100x इज अ प्री सीड अर्ली स्टेज फंड, जहाँ पे हम बूटस्ट्रैप फाउंडर्स को फंड करते हैं। जी। हम लोग 100x में काफी सेक्टर एग्नोस्टिक है, बट जब पार्टनरशिप की बात आई पिडलेट के साथ, तो उन्होंने हमको क्लियर 5 थीम्स दी थी जिसमें हमको ढूंढना था स्टार्टअप्स। तो वी स्टार्टेड लुकिंग एट इट, एंड टिपिकली हमको फाउंडर का माइंडसेट पता है। जैसा आपने कहा कि शुरू में उनको डायल्यूट नहीं करना होता है, तो शुरू में वी टेल देम दैट लुक, पार्टनरशिप करिए, थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी लीजिए, ताकि पिडिलाइट के पास लेट्स से बैलेंस शीट में राउंड ऑन राउंड नेक्स्ट राउंड का भी पैसा डालने की क्षमता है। तो आपको एक तो कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म कैपिटल मिलता है, विच इज मच मोर स्टेबल दैन लेट्स से ट्रेडिशनल वीसी। ट्रेडिशनल वीसी आज डालेगा, कल उनको डील अच्छा नहीं लगा, प्रोग्रेस अच्छा नहीं था, तो वो नहीं भी डालेगा आगे का राउंड में। बट सीवीसी हेल्प करेगा बिजनेस में और डालेगा भी, दैट इज वन एडवांटेज। तो फाउंडर्स लोग काफी रिसेप्टिव हैं आजकल, अनलाइक बिफोर, लाइक अ कॉमन मिथ के मेरा कॉर्पोरेट से ले लूंगा तो मेरा एक्विजिशन हो जाएगा और मेरा आगे क्या होगा। जी। ये अभी काफी नोशन कम होता जा रहा है, एंड फाउंडर्स आर बिलीविंग इन द कॉर्पोरेट्स के, एंड कॉर्पोरेट्स आर आल्सो नॉट वेरी इंटरफियरिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं धंधा आपका मैं कंट्रोल करूंगा या मैं चलाऊंगा, वो पार्टनरशिप वाली फीलिंग है और म्यूचुअली बेनिफिशियल वाली फीलिंग है। तो धीरे धीरे फाउंडर्स आर एक्सेप्टिंग दिस फैक्ट, और हमने ये देखा है पिडिलाइट वेंचर्स के साथ जितने भी फाउंडर्स एसोसिएट हुए हैं, उनके आज पोस्ट इन्वेस्टमेंट भी 2 साल हो गए हैं, किसी का 3 साल हो गया है। जी। इन्होंने काफी अच्छे से पिडिलाइट का नेटवर्क एक्सेस किया है। रेगुलरली हम लोग उनके साथ टच में रहते हैं। दे आर ऑल्सो ग्रोइंग देयर बिजनेस एंड बोथ पार्टीज आर हैप्पी एंड ग्रोइंग, सो दैट्स व्हाई आई सेड इट्स अ विन विन रिलेशनशिप एंड पार्टनरशिप। तो यज्ञेश, अब तक जो पैसा आया है इन सीवीसीज के जरिए, यानी कि कॉर्पोरेट वेंचर कैपिटल, जो इन स्टार्टअप्स के हाथ लगा है, वो किस स्टेज पर पैसा आ रहा है रफली? सो ऐसा है कि मल्टीपल स्टेजेस हैं हर्षिता। अब क्या हो रहा है कि सीरीज ए बी में भी आ रहा है, क्योंकि वहां पे मच्योर हो जाता है बिजनेस मॉडल, टेक्नोलॉजी स्टेबल हो जाती है, कस्टमर वैलिडेशन, डिस्कवरी सब हो गया है। तो सीवीसी इन्वेस्टमेंट्स आर कमिंग एट ऑल स्टेजेस। बट एक ये ट्रेंड हम लोग जरूर देख रहे हैं कि काफी कॉर्पोरेट्स जैसे कि वीसीज भी यही ट्रेंड हो रहा है कि दे वांट टू गो राइट अर्ली इन, थोड़ा अर्ली आना चाहते हैं सीड स्टेज पे, अर्ली पार्टनरशिप करना चाहते हैं। पैसा भी कम लगता है उस टाइम पे क्योंकि वैल्यूएशंस कम होती हैं, तो ज्यादा चेक भी डालना नहीं पड़ता है कॉर्पोरेट्स को, वहां से पार्टनरशिप चालू हो जाती है। सो ये ट्रेंड हम लोग जरूर देख रहे हैं कि सीवीसीज आर नाउ इंटरेस्टेड मोर इन सीड स्टेज, मतलब सीड स्टेज पे आना चाहते हैं, बोर्ड रूम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, दे वांट अ टेबल, अ सीट ऑन द टेबल विद द फाउंडर्स एंड ग्रो टुगेदर। तो ये ट्रेंड जरूर देख रहे हैं हम। यज्ञेश, मेरा फाइनल सवाल रहेगा कि इन सीवीसीज के लिए आगे का फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ एग्जिट्स कैसा रहेगा? अब एक स्टोरी जो हम काफ़ी पढ़ चुके हैं, और आई एम श्योर वो एक केस स्टडी भी हो सकती है, कि इन्फो एज ने कैसे टाइमली आइडेंटिफाई किया। ऑफ कोर्स इट केम विद द प्रावेस ऑफ संजीव बिखचंदानी। जोमेटो में अच्छा खासा उनका पैसा बना, पीबी फिनटेक में उन्होंने निवेश किया और वहाँ पर साइजेबल रिटर्न्स उनके हाथ लगे हैं। कुछ स्टेक अभी भी होल्ड करते हैं उन लिस्टेड एंटिटीज में। क्या उस तरह की सक्सेस स्टोरीज इन सीवीसीज के हाथ भी आगे इन द फ्यूचर लगती हुई दिखाई देगी इन टर्म्स ऑफ एग्जिट्स, कि कितने एक्स टाइम्स पर उनको रिटर्न मिला है? अभी तो खैर टाइम ऐसा है अर्चना जी कि राइट नाउ तो इन्वेस्टिंग फेज है। तो कोई भी इंडस्ट्री जब इवॉल्व होती है तो शुरू के 4-5 साल तो इन्वेस्टिंग ही होता है, सीडिंग जिसको बोलते हैं। यू हैव टू इन्वेस्ट फर्स्ट एंड वेट फॉर द रिटर्न्स एंड द गेन्स टू कम। लाइक जोमेटो में आई एम श्योर इन्फो एज ने बहुत पहले डाला था पैसा, अब जब लिस्टिंग हुआ तब उनको एग्जिट मिला। सो ऑल ये जो वेव चली है सीवीसी की, ये करीबन इन्वेस्टिंग तो चलेगा नेक्स्ट 5-6 साल 10 साल। आप एग्जिट्स देखेंगे उसके बाद, मतलब वंस या तो एक्विजिशन हो जाएगा किसी स्टार्टअप्स का मीनिंगफुली जहां पे बहुत बड़े बन गए, एंड नाउ द कॉर्पोरेट फील्स कि ये स्टार्टअप को अब एब्जॉर्ब किया जाए, मोर देन 50% स्टेक लिया जाए, विच टर्न्स इनटू एन एक्विजिशन, और देयर विल बी एग्जिट्स। बट हम लोग देख रहे हैं कि नेक्स्ट 4 साल में तो इन्वेस्टिंग ही होगा और एग्जिट्स आपको दिखेंगी करीबन 5वें-6ठे साल में यहाँ से, क्योंकि इन्वेस्टिंग का टाइम फेज होता है जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट होने के बाद स्टार्टअप इन्वेस्ट करके ग्रो करता है और फिर ही कोई मीनिंगफुल आउटकम निकलता है। क्योंकि एक बात है, देखिए सीवीसी के पास कोई टाइम लिमिट नहीं है, अनलाइक वीसीज पास टाइम पीरियड नहीं है। दे कैन इन्वेस्ट फॉर 10 years 12 years, so they are not in a rush to exit. They would like to have the meaningful partnership for a longer period and then exit as possible or even absorb the company as possible. So दोनों possibilities आगे चल के इमर्ज हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया यज्ञेश हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू द
फ्यूचर जो आप लोग पिडिलाइट के साथ भी काम कर रहे हैं, पिडिलाइट वेंचर्स में, कि क्या कमाल करती हैं वो स्टार्टअप्स भी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हर्षिता, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। चलिए, इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में हम आपसे लेंगे इजाजत, लेकिन आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा इसका फीडबैक आप हमें जरूर दें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। गुड बाय, टेक केयर।